हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों ये देखिए, जनवरी मास में दूसरी बार हुआ हल्का हिमपात और उसका कितना सुंदर परिदृश्य बना दिया है इस प्रकृति ने। इसको चाहे निहारते ही रह जाओ तब भी दिल नहीं रीझता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने पूरी पर्वतमालाओं को चांदी की रोशनी से नहला दिया हो। यहाँ रजनीगंधा की सौंधी महक से सारा वातावरण महक उठता है। बता दें कि यह बिल्कुल हूबहू सच है कि सेब की बागवानी के लिए बर्फीले इलाके अधिक कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि बर्फीले इलाकों में ही वैरायटी एप्पल फ्रूट बनकर के तैयार होता है। हालांकि अब समुद्र तल से 4000 साढ़े 4000 फुट की ऊंचाई पर भी सेब उगाया जा रहा है, लेकिन वो सेब नॉन वैरायटी फ्रूट की भांति मार्केट में जाता है और अच्छे दाम लेकर के जाता है। उसका सबसे बुरा प्रभाव यह रहता है कि नॉन वैरायटी फ्रूट वैरायटी फ्रूट के लिए, वैरायटी एप्पल फ्रूट के लिए मार्केट को क्रश कर जाता है, ध्वस्त कर जाता है, और जो अच्छी वैरायटी का एप्पल मार्केट में जाता है उसके रेट्स मार्केट में नहीं मिलते हैं और नॉन वैरायटी फ्रूट अच्छे भाव लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं। जो अल्टीमेट कस्टमर वैरायटी एप्पल फ्रूट चाहते हैं उनको मार्केट में वो फ्रूट नहीं मिल पाता है। जल्दबाजी के कारण वो भी अपने आप को प्रथम पंक्ति में खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन तब तक मार्केट में वैरायटी एप्पल नहीं आता है। वैरायटी एप्पल लेने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा, धीरज रखना होगा। शुरू में जो मार्केट में एप्पल आता है उसको निकल लेने देना होगा, क्योंकि उसको ज्यादा ऊंची कीमत में खरीद कर आप अपनी जेब पर भी सेंधमारी कर रहे हैं, और जो पीछे से एक वैरायटी फ्रूट बनकर के तैयार हो रहा है उसके लिए भी आप अपनी परचेजिंग पावर को कुछ कम कर देते हैं। यह तो आप सभी को मालूम है कि 4000 से 4500, हालांकि 5000 फुट की ऊंचाई तक भी बर्फ कमोबेश ही गिरती है, लेकिन इस बार 5000 फुट से 6000 फुट की ऊंचाई तक भी बर्फ बिल्कुल ना के बराबर गिरी है। 6000 से 7000 फुट की ऊंचाई तक इस बार बर्फ 3-4 इंच से लेकर पौना फुट तक बर्फ गिरी है, जबकि 7000 फुट की ऊंचाई यानी समुद्र तल से 7000 फुट की ऊंचाई तक पौना फुट बर्फ गिरी है, जो कि हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में भी गिरी है। ये जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये 12 जनवरी 2025 का है। जनवरी मास में नए वर्ष में दूसरी बार हिमपात हुआ है। ये भी हल्का हिमपात हुआ है। हालांकि 7000 फुट की हाइट तक इस बार कोई भी बर्फबारी नहीं हुई है, हल्की बारिश हुई है, लेकिन जिस ऊंचाई पर बर्फबारी हुई है उस ऊंचाई पर के सारे वीडियोस आपके लिए लाए गए हैं ताकि आप इसका भरपूर आनंद ले सकें। हमारे एप्पल फार्म से शिमला तक बर्फीले 2 स्पेन लगते हैं। एक स्पेन लगभग 30 किलोमीटर का है और दूसरा स्पेन लगभग 12 से 15 किलोमीटर का है। पहला स्पेन शिमला के लिए हमारे एप्पल फार्म से देहा नामक स्थान तक का है। ये लगभग 30 किलोमीटर का स्पेन है, लेकिन इसमें भी 8000 से 9000 फुट की ऊंचाई तक की बर्फ गिरी है। और एक दूसरा स्पेन जो है वो फागू कुफरी, जो एक पर्यटक स्थल के नाम से भी मशहूर है, दूसरा स्पेन वो लगता है हमारे एप्पल फार्म तक पहुंचने के लिए। देखिए ना, जनवरी के दूसरे सप्ताह में यानी 12 जनवरी को हमारे एप्पल फार्म में बर्फ न गिरने के कारण हम बर्फीले इलाके में निकल आए हैं। अभी बर्फबारी थमी ही भी नहीं थी कि हम स्नो प्रोन एरिया को शूट करने के लिए अपने एप्पल फार्म से निकल गए थे। अब ये जो एरिया देख रहे हैं आप, ये चौपाल से भी, जो हमारा एक लोकल टाउनशिप है वो चौपाल के नाम से जाना जाता है, उससे भी लगभग 10 किलोमीटर आगे आकर के खिड़की छारकी स्टेशन, पत्थर नाला स्टेशन पड़ते हैं, वहाँ की ये बर्फबारी के परिदृश्य है। वरना इस हाइट से, मतलब 8000 फुट से नीचे की हाइट तक कहीं भी बर्फ नहीं है, और इसी हाइट तक बर्फ गिरी है। रास्ता बहुत फिसलन वाला है, हमें बहुत ही सावधानी के साथ चलना पड़ रहा है, कहीं हमसे कोई खता ना हो जाए। क्योंकि ये वीडियो इसलिए लेना आवश्यक था कि आपको हम बर्फबारी का एक पूरा नज़ारा दिखाए, जिससे कि पहाड़ों में होने वाली बर्फबारी की आपको पूरी जानकारी भी मिल पाए। और अगर आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप इस बर्फबारी का कम से कम आनंद तो ले सकते हैं देख करके। अगर आप यहाँ तक विजिट नहीं कर सकते हैं, इस ठंडी ठंडी आबो हवा का आप भी भरपूर आनंद लीजिए। हम ज्यों-ज्यों 8000 फुट की हाइट से आगे बढ़ते जा रहे हैं, बर्फ़ का सिलसिला भी त्यों-त्यों ज़्यादा दिखना शुरू हो गया है। अब हम लगभग समुद्र तल से 8500 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं और बर्फ़बारी की एक मोटी परत भी दिखनी शुरू हो गई है। हम आपको उस स्थान पर ले चले गए जहां सर्वाधिक बर्फ़ गिरी है 12 जनवरी 2025 को, क्योंकि यह बर्फ़ अब शायद आगे देखने को ना मिले,
इस सीजन की आखिरी बर्फबारी भी हो सकती है। इसे आप पूरा देखने के लिए ब्लॉग के आखिर तक बने रहे, आपको भरपूर आनंद मिलने वाला है। ये वही स्थान है जहां जमकर बर्फबारी हुई है। यहाँ बर्फ की मोटी परत देखने को मिल रही है और पहाड़ों में जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो इसके अनेक फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज होते हैं वो सारे रिचार्ज हो जाते हैं और इसके अलावा पूरे एंटायर जितना भी हमारा हिल रीजन है उसमें गर्मियों के दिनों में पीने के पानी की किल्लत भी नहीं रहती है। दोस्तों यही तो है नेचर की सुंदरता, जिसको कैप्चर करने के लिए आज हम घर से बाहर निकले हैं। अभी हम इस वक्त समुद्र तल से 9000 फुट की ऊंचाई पर हैं और ये बर्फबारी का जो आप दृश्य देख रहे हैं ये कुछ ही देर पहले यहाँ बर्फबारी हुई है और अब थम चुकी है और आसमान में भी थोड़ी बादल की कुछ परत कम हुई है। उम्मीद है कि अगले एक दिन में मौसम और अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये बर्फबारी इस तरह से बिखरी हुई नहीं दिखेगी। दोस्तों ये वो बावली है, ये वो एक जल का एक स्रोत है जिसमें गर्मियों के दिनों में चरवाहे गुजर, जिनको घुमंतु गुजर कहते हैं, वो यहाँ आकर के पानी लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये पशुओं के लिए नहीं है बल्कि इंसान के पीने के लिए है और यहाँ की जो वाटर ग्रेविटी है वो बहुत ही उम्दा किस्म की है। इसकी ग्रेविटी के बारे में हम जितना कहे उतना कम है, क्योंकि यही पानी, यही पेयजल एक बार यहाँ से परमाणु संयंत्र के लिए भी टेस्टिंग के लिए गया था। तो इत्तेफाक कैसा रहता है, हम सफर रास्ते में मिल ही जाते हैं। हम पूरब जाएं या पश्चिम जाएं, रास्ते में कोई ना कोई हमें मिल ही जाते हैं। हम जिक्र कर ही रहे थे कि राह चलते कोई ना कोई हम सफर मिल ही जाते हैं। ये हैं जुब्बड़ से रप्टा फैमिली से, इनका नाम है लक्की रप्टा और ये पांटा फैमिली से और परमाणु में रहते हैं। जब मैंने एटॉमिक रिएक्टर के लिए पानी की बात कही तो इन्होंने परमाणु स्टेशन सोच करके बात कही कि परमाणु तो मैं भी रहता हूँ। मैंने कहा नहीं, ये एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर के लिए गया था, ये पानी वो है। और ये है, अच्छा पांटा जी का नाम क्या है? अंकुश पांटा। और ये है हमारे भरत काल्टा। ये सब हमारे बिल्कुल नजदीकी है। नजदीकी का तात्पर्य ये होता है कि जो राह चलते राहगीर मिल जाता है वो नजदीकी ही माना जाता है। बर्फ की सफेद चादर से ओढ़ी यह चोटी चूड़धार की चोटी है, जो हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो जस्कर पर्वत श्रृंखला का अंतिम छोर माना जाता है। आप देखिए कि किस प्रकार से बर्फ की मोटी चादर ने इस पर्वत श्रृंखला को पूरा कवर किया है। इसके साथ ही लगती पहाड़ियों का परिदृश्य देखते ही बनता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने सारे उपमेय और उपमान यहाँ खोल करके रख दिए हैं। यही तो नैसर्गिक सौंदर्य को परिभाषित करता है। हमारे घर के रास्ते से शिमला तक लगभग 26 किलोमीटर का स्पेन इस तरह की बर्फबारी से ढका रहता है। और आप ये जो बर्फबारी का परिदृश्य देख रहे हैं, नजारा देख रहे हैं, इसकी चोटी पर एक भगवती काली का बहुत ही आलीशान मंदिर है जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उत्तर भारत के अधिकतर लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, जो काष्ठ कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। लेकिन अभी इस समय उस मंदिर तक पहुंचने में बहुत दिक्कत है क्योंकि रास्ता पूरा बर्फ से ढका हुआ है। पौराणिक कथाओं में जिन 64 योगिनियों का वर्णन मिलता है, वे 64 योगिनियां ऐसी ही पर्वत श्रृंखलाओं पर तो वास करती है। यह पहाड़ी भी उन पर्वत श्रृंखलाओं में एक मानी जाती है जहां 64 योगिनियों का वास होता है। इसकी एक और भी दंत कथा है कि यहाँ दिवदल की धार पर जिस देवी की मंदिर की स्थापना की गई है, वह देवी कुल्लू के एक शासक के साथ यहाँ चल करके आई थी। कालांतर में ही उस कुल्लू के शासक की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन वह देवी यानी 64 योगिनियों में से देवी का एक रूप, काली का एक रूप इसी पर्वत पर स्थापित हो गया और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने उसकी पूजा अर्चना शुरू की। रियासती काल में तो इस काली का एक छोटा सा मंदिर ही दिवदल की धार पर बना था, जिसके वजीर झीना के मेहता परिवार से हैं, जिसकी वजारत आजकल मनोज मेहता देख रहे हैं। इस मंदिर परिसर में एक मंदिर रिहाटना देवता का भी है, जो जखोली परगना यानी चौपाल जनपद के जखोली परगना के रिहाटना देवता का मंदिर भी है। विगत वर्ष यानी सन 2024 में रिहाटना देवता मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया तथा उसकी शिखा पर धरण यानी कुरुड़ की स्थापना की गई, जिसका कि हमने आपको पहले ही एक अलग वीडियो दिखा दिया है। ये फागू और कुफरी के बीच का एरिया है जो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ टूरिस्ट बाहर से आते हैं और गिरी हुई बर्फ पर थोड़ा आनंद लेते हैं, क्योंकि ये बर्फ का प्राइमरी फेस है। ये थोड़ी थोड़ी बर्फ है, इस पर भी
बाहर से टूरिस्ट आकर के आनंद लेते हैं, लेकिन बर्फ के बीच चलने का और साहसिक पर्यटन का अगर आपने आनंद लेना है तो उन्हीं स्थानों पर जाना होगा जहां जमकर बर्फबारी होती है। ये देखिए लगातार आवाजाही है, टूरिस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन ये बर्फ का सही फेस नहीं है, ये इसका प्राइमरी फेस है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं। फिर भी जो प्लेन से पर्यटक आते हैं उनके लिए ये बर्फबारी भी बहुत मायने रखती है। स्थानीय बोली में तो इसे पाला कहते हैं, लेकिन टेम्परेचर डाउन होने के कारण, टेम्परेचर डिप होने के कारण यहाँ सड़कों पर आइस जमी होती है, सड़कें फिसलन भरी बनी होती है, इसलिए अधिक तेज स्पीड में वाहन चलाना यहाँ बहुत रिस्की साबित हो सकता है। देखिए ना, बाहर से आए पर्यटक, बाहर से आए टूरिस्ट इस मामूली सी बर्फ में याक पर चढ़कर हिमाचली पोशाक पहन करके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि हिमाचल की पोशाक, हिमाचल की वेशभूषा, हिमाचल का कुजीन एक अलग पहचान रखता है। और बाहर से जो आदमी आता है, जो भी टूरिस्ट आता है, शौक से उसे पहनता है और फोटो खिंचवा करके अपनी याददाश्त अपने साथ लेकर के जाता है। शिमला शहर के साथ लगते फागू कुफरी टूरिस्ट स्पॉट में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए यहाँ स्थानीय लोगों ने लद्दाख से याक लाए हैं। इस टूरिस्ट स्पॉट पर याक की संख्या लगभग 60 से 70 के करीब है और प्रत्येक टूरिस्ट जो भी बाहर से आता है वो याक पर सवार होकर यहाँ बर्फबारी का आनंद लेता है तथा यहाँ के स्थानीय लोग उन्हें यानी टूरिस्ट को यहाँ की वेशभूषा पहनाकर उन्हें हिमाचली आवेश में कहीं ना कहीं ढाल देते हैं। वेशभूषा के साथ उसी तरह के आभूषण, पूरी ज्वेलरी एड़ी से चोटी तक पहनाते हैं और बाहर से आए पर्यटक उसका खूब आनंद लेते हैं। कुलदीप शर्मा, इन्होंने ये जो याक है ये लद्दाख से लाए हैं। पीछे मैं कुछ थोड़ा सा इसकी कीमत को लेकर के कुछ सस्पेंस में था कि एग्जैक्ट इसकी कीमत क्या है। मुझे शर्मा ही ने बताया कि ये हम लद्दाख से 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करके लाते हैं और यहाँ आने वाले टूरिस्ट इस पर सवार होकर के इसका आनंद उठाते हैं। लेह लद्दाख से लाए हुए याक ने यहाँ के स्थानीय लोगों का कुछ जीवन तो सुधार दिया है। बर्फ के दिनों में इन्हें टूरिस्ट से यहाँ काफ़ी आमदनी हो जाती है। टूरिस्ट को याक पर चढ़ाने के लिए सरकार द्वारा ना तो कोई शुल्क की सीमा तय की गई है, बल्कि यहाँ के स्थानीय लोग अपनी इच्छा अनुसार टूरिस्ट से रकम वसूल करते हैं, जिससे उनके दिनचर्या का खर्चा भली भांति निकल ही जाता है। एक प्रकार से हिमाचल प्रदेश के जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ युवाओं के लिए स्वरोजगार की ये अच्छी सुविधा है। कुलदीप शर्मा ने भी 2 याक रखे हैं। कभी कभार तो इनकी आमदनी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन बीच में कुछ एक दिन ऐसे आ जाते हैं जो कमोबेश ही इनकम दे करके जाते हैं, अन्यथा बर्फ़ वाले दिनों में इनकी भी अच्छी आमदनी हो जाती है, जिससे इनका कुछ साल भर का खर्चा पानी निकल आता है। शिमला से हमारे एप्पल फार्म की ओर जाने वाला यह दूसरा स्नो प्रोन एरिया है। कभी कभार तो यहाँ भी बहुत अधिक बर्फबारी हो जाती है, लेकिन कि ये एरिया देहा से चौपाल तक लगभग 26 से 30 किलोमीटर का स्पेन है, जो बर्फबारी से पूरी तरह से भरा होता है। हमें 2 ये बर्फबारी वाले एरिया पार करने होते हैं अपने एप्पल फार्म तक पहुंचने के लिए। स्नो प्रोन एरिया को कवर करता यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और इसे शेयर भी कर लेना। इस ब्लॉग में इतना ही। नए ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।